नमस्कार, न्यूज हंटर्स के इस नए सेगमेंट हमारी बपौती के इस पहले एपिसोड में आपका स्वागत है। बपौती इसलिए क्योंकि ये आपका है, अपना है, आपके पुरखों का है, आपके इतिहास का है, आपके बिहार का है। ये कहानी आपके पटना की है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसकी पूरी संभावना थी कि पटना की जगह गया, रांची, नेतरहाट, बिहार शरीफ या यहाँ तक कि बनारस बिहार की राजधानी हो सकती थी, तो आपको कैसा लगेगा? आज आपको ये चाहे जैसा भी लगे, लेकिन पटना को बिहार की राजधानी बनाने का सफ़र इतना भी आसान नहीं था जितना आपको लगता होगा। पटना को राजधानी बनाने में कई जमींदारों ने अपनी ज़मीनें दान की, लॉबिंग किया और यहाँ तक कि ब्रिटिश अधिकारियों तक से भिड़ गए, तब जाकर के पटना बिहार की राजधानी बनी है। तो आज हम आपको सुनाएंगे आपके बपौती यानी कि पटना की राजधानी बनने की कहानी। साल था 1912। बिहार और उड़ीसा को बंगाल से अलग करके एक नया राज्य बनाया गया। नए राज्य में आज का बिहार से लेकर के जो पूरा झारखंड है, उड़ीसा है, ये तीनों शामिल थे। इसके पहले यानी कि ये नए राज्य बनने के पहले, बिहार नया राज्य बनने के पहले 1912 में, इससे पहले पश्चिम बंगाल और आज का जो बांग्लादेश से लेकर के बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक ही राज्य हुआ करता था, जिसे ब्रिटिश सरकार बंगाल प्रोविंस कहती थी। 1905 में ब्रिटिश सरकार ने बंगाल जो उस समय था प्रोविंस, उसको दो भागों में बांटने का फैसला लिया। पूर्वी बंगाल यानी कि आज का बांग्लादेश को, पश्चिमी बंगाल यानी कि आज के बंगाल, बिहार, उड़ीसा को से अलग करके नया राज्य बनाने का फैसला लिया। लेकिन कलकत्ता के राष्ट्रवादी जो काफ़ी तेज़ी से उग्र होते जा रहे थे, उन्होंने इस बंगाल विभाजन के फैसले का विरोध किया। इसके खिलाफ बंगभंग आंदोलन चला। बंगभंग आंदोलन का मतलब बंगाल विभाजन के खिलाफ चलने वाला आंदोलन। इस आंदोलन के कारण ब्रिटिश सरकार को अपना फैसला वापस लेना पड़ा, यानी कि जो विभाजन करने का उनका फैसला था बंगाल को दो प्रांतों में, वो वापस लेना पड़ा। राष्ट्रवादियों का मानना था कि बंगाल का विभाजन करके ब्रिटिश सरकार बंगाल में और खास करके कलकत्ता में चल रहे स्वतंत्रता आंदोलन को कमज़ोर करना चाहती है। पूर्वी बंगाल को बंगाल से अलग प्रांत बनाने में जब ब्रिटिश असफल हो गए, विफल हो गए, तो उन्होंने बंगाल प्रांत के पश्चिमी छोर पे गए। पश्चिमी छोर यानी कि आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा, इन तीनों को बंगाल से अलग करके नया राज्य बनाने का घोषणा किया या फैसला लिया। इस नए प्रांत का नाम रखा गया बिहार, जिसमें आज का बिहार, झारखंड और उड़ीसा एक साथ शामिल था। साल 2012 से पहले बिहार जैसा कोई प्रांत भारत के इतिहास में कभी एग्जिस्ट नहीं करता था। बिहार शरीफ नाम का एक परगना जरूर हुआ करता था इतिहास में, जो आज भी दक्षिण बिहार के नालंदा जिले का एक शहर है। ये शहर बिहार शरीफ जिसे कहते हैं, ये आज भी नालंदा जिला का जिला मुख्यालय है। बिहार शरीफ की बात फिर कभी और करेंगे। फिलहाल रुक करते हैं पटना की तरफ। एक नए राज्य की घोषणा होने से पहले और होने के बाद भी पटना को राजधानी बनाने के फैसले पर कई विवाद हुए, कई सारी गुत्थम गुत्थियाँ हुई, कई रस्साकस्सी हुई, आपसी मुठभेड़ हुए, मनभेद हुए, मतभेद हुए और बड़े बड़े लोगों ने आपस में लॉबिंग किया। इस लॉबिंग में ब्रिटिश अधिकारी से लेकर के बिहार के अलग अलग क्षेत्र के जो जमींदार बड़े बड़े थे, वो भी शामिल थे और उसके साथ साथ उड़ीसा से लेकर के कलकत्ता तक के जो बड़े बड़े धनवान लोग थे, वो भी इसका हिस्सा थे इस लॉबिंग का। क्या थी आखिर कहानी इस लॉबिंग की जिसने पटना को राजधानी बनाने में अंततः फैसला लिया गया? बिहार के पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स बेली जब 1912 में लेफ्टिनेंट गवर्नर बन के आते हैं, तो उन्होंने भी पटना की जगह रांची को बिहार की राजधानी बनाना चाहते थे। सन 1915 में जब दूसरे लेफ्टिनेंट गवर्नर बिहार में आए, जिनका नाम उस समय एडवर्ड गेट हुआ करता था, वो भी रांची को ही राजधानी बनाना चाहते थे। रांची ना सही, रांची के पास ही नेतरहाट के पास एक छोटा सा गांव था जिसे नागपुर गांव कहते हैं, उसमें वो बिहार की राजधानी बनाना चाहते थे। अंग्रेज अधिकारियों का तर्क था कि रांची शहर और नेतरहाट दोनों बंगाल, उड़ीसा और बिहार के से लगभग समान दूरी पर है और वहाँ का मौसम भी पटना से ज़्यादा ठंडा है, इसलिए अंग्रेज़ों के रहने के लिए और वहाँ से प्रशासन करने के लिए पटना से कहीं ज़्यादा सुविधाजनक रांची शहर था। कायदे से देखें तो उस समय के बिहार के बीचों बीच रांची ही था।
पटना तो उत्तरी बिहार के उत्तरी छोर पर एक बसा हुआ शहर था, गंगा के किनारे। बेहतर प्रशासन के लिए राजधानी अक्सर राज्य के बीचों बीच ही रखने का प्रयास किया जाता है, सभी राज्य ऐसा ही करते हैं। साल 1911 में जब ब्रिटिश हिंदुस्तान की राजधानी कलकत्ता से हटाकर दिल्ली कर रहे थे, तो दिल्ली को राजधानी बनाने के पीछे जो पक्ष दिया गया था, जो तर्क दिया गया था, वो भी यही था कि दिल्ली हिंदुस्तान यानी कि अखंड हिंदुस्तान के बीचों बीच है। आज का हिंदुत्ववादी जो अखंड भारत है वो नहीं, बल्कि अखंड हिंदुस्तान, जिसकी सीमा म्यांमार से लेकर के अफगानिस्तान तक फैली हुई थी। बीचों बीच में होने के अलावा रांची का तापमान भी पटना के मुकाबले ज़्यादा ठंडा था, यानी कि तापमान कम था। और इसके साथ ब्रिटिश सरकार के खिलाफ झंडा खड़ा करने वाले जो लोग थे वो ज़्यादातर पटना में ही थे। पटना उस समय रांची से कहीं ज़्यादा पॉलिटिकली एक्टिव हुआ करता था। मिला जुलाकर अंग्रेज अधिकारियों के लिए पटना से कहीं ज़्यादा अच्छा रांची ही था, चाहे वो मौसम हो, चाहे वो प्रशासनिक हो, राजधानी बनाने के लिए, नए बिहार राज्य के लिए। राजधानी के सवाल पर बढ़ते इस विवाद को जब जमींदार, ब्रिटिश ऑफिसर और अलग अलग लोग अलग अलग राग अलाप रहे थे कि कौन सी राजधानी बने, तो इस विवाद को ख़त्म करने के लिए बिहार के लेफ्टिनेंट गवर्नर चार्ल्स बेली ने 21 नवंबर 1912 को पटना के छज्जू बाग में अपने निवास पर बिहार में और ख़ास करके पटना के आसपास जो 5 सबसे प्रभावशाली संस्थाएं थी उनका मीटिंग किया। इस मीटिंग को इतिहास में बांकीपुर दरबार के नाम से भी जाना जाता है। इस बांकीपुर दरबार में पटना जिला प्रशासन के अलावा नगर निगम, उसके साथ साथ क्षत्रिय प्रांतिक सभा, प्रांतीय मुस्लिम लीग, प्रधान भूमिहार सभा, बंगाली सेटलर एसोसिएशन और बिहार लैंड होल्डर एसोसिएशन ने इसमें हिस्सा लिया। हालांकि 19वीं सदी के अंत होते होते झारखंड के पहाड़ों और जंगलों में लोहा, कोयला, अकबरक तांबा का खान की खुदाई शुरू हो चुकी थी, लेकिन उस समय के झारखंड में या आज के झारखंड में कह लें या उड़ीसा में ऐसी कोई भी राजनीतिक या सामाजिक संस्था इतनी प्रभावशाली नहीं थी जिनका प्रांतीय या राष्ट्रीय राजनीति में कोई विशेष दबदबा हो। इसलिए इस क्षेत्र के किसी भी संस्था को बांकीपुर दरबार में जगह नहीं दी गई और इस तरह से बांकीपुर दरबार में पटना का पलड़ा पूरी तरह भारी रहा। अंग्रेजों के अलावा उड़ीसा के प्रभावशाली लोग भी और रांची के लोग भी चाहते थे कि रांची ही बिहार की राजधानी बने, क्योंकि उड़ीसा से पटना के मुकाबले रांची आना उनके लिए ज़्यादा आसान था। दूसरी तरफ पटना के गर्म मौसम पर ब्रिटिश अधिकारी अड़े हुए थे, वो पटना की गर्मी को झेलना नहीं चाहते थे। ब्रिटिश अधिकारियों को पटना की गर्मी से बचाने के लिए सच्चिदानंद सिन्हा, जो उस समय बिहार को अलग राज्य बनाने में बहुत बड़ा रोल प्ले किए थे, वो और उनके साथी महेश नारायण ने दार्जिलिंग को बिहार का हिस्सा बनाकर दार्जिलिंग को बिहार का ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने का सुझाव दिया। ग्रीष्मकालीन राजधानी का मतलब होता है समर कैपिटल। ग्रीष्मकालीन राजधानी मतलब गर्मी के मौसम में राजधानी दार्जिलिंग में होगी और सर्दी के मौसम में पटना में होगी। उस समय दार्जिलिंग बिहार का हिस्सा नहीं था, बल्कि वो असम का हिस्सा था, इसलिए ये संभव थोड़ा मुश्किल सा लग रहा था कि ऐसा कुछ हो पाए। और दार्जिलिंग जैसे खूबसूरत जगह को असम बिहार को दे भी क्यों? उसके ऊपर से दार्जिलिंग पहले से ही बंगाल प्रांत का ग्रीष्मकालीन राजधानी था, तो ये ऑप्शन तो संभव लग नहीं रहा था। दूसरी तरफ बिहार की राजधानी की इस लड़ाई में सिर्फ रांची और पटना ही नहीं था, इसके अलावा गया, बिहार शरीफ जैसे छोटे शहर भी शामिल थे। टेकारी महाराज से लेकर के गया के महंत भी गया को बिहार की राजधानी बनवाने के लिए खूब पसीने बहा रहे थे। इस दौरान बिहार की राजधानी के बारे में कुछ अफवाहें भी फैली। अफवाह क्या थी? अफवाहों में से एक अफवाह ये थी कि बनारस को भी बिहार की राजधानी बनाया जा सकता है, क्योंकि बनारस के जमींदार भूमिहार थे और उनका जो क्षेत्र था, जमींदारी क्षेत्र था, वो टेकारी राज तक फैला हुआ था और वो हिंदुस्तान के दूसरे सबसे बड़े जमींदार थे। लेकिन हिंदुस्तान के सबसे बड़े जमींदार तो दरभंगा महाराज ही थे और पटना की बहुत सारी ज़मीनें पर उनका मालिकाना हक था, मालिकाना अधिकार था, उनकी अपनी निजी ज़मीन थी। अंततः दरभंगा महाराज के सामने सबके रुतबे फीके पड़ गए, यहाँ तक कि अंग्रेज अधिकारी भी उनके रुतबे के सामने पटना की गर्मी झेलने के लिए ऊपर मन से ही सही लेकिन मजबूर हो गए। और मजबूर भी क्यों ना हो, देश के सबसे बड़े ज़मींदार पटना की 50 एकड़ ज़मीन ब्रिटिश सरकार को मुफ्त में दे रहे थे, चंदा भी उसके ऊपर से दे रहे थे, उसके ऊपर से पटना में गली नली सड़क से लेकर के पार्क तक अपने पैसे से बनवा रहे थे। ये था दरभंगा महाराज के लॉबिंग का लेवल।
1912 से पहले 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों तक जब बिहार और उड़ीसा बंगाल प्रांत का ही हिस्सा था, तब से ही पटना को बंगाल की दूसरी राजधानी बनाने की मांग हो रही थी। ब्रिटिश अधिकारी भी ऐसा ही चाहते थे, क्योंकि कलकत्ता में स्वतंत्रता सेनानियों का लगातार दबदबा बढ़ रहा था। रोज़ नए आंदोलन हो रहे थे, जिससे ब्रिटिश अधिकारी परेशान थे। तो वो चाहते थे कि कोई दूसरी राजधानी हो कलकत्ता के अलावा, जहाँ पे वो आसानी से आराम से प्रशासन का काम देख सके, ये जो आंदोलन हो रहे हैं इसके परे। साल 1905 में जब बंग भंग आंदोलन शुरू हुआ था, उसके एक साल पहले ही बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर एंड्रू फ्रेजर ने बांकीपुर के छज्जू बाग में रहने के लिए एक मकान खरीदा था। दरभंगा महाराज से ये मकान उन्होंने खरीदा था। ये महल भी पहले ब्रिटिश का ही था, जिसे दरभंगा महाराज ने 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों से खरीदा था। क्योंकि पटना में उस समय बहुत तीव्र आंदोलन हुआ था, तो कई सारे ब्रिटिश अधिकारी पटना से अपनी अपनी ज़मीन बेच करके चले गए थे। वो ज़मीन उनमें से कुछ ज़मीन दरभंगा महाराज ने खरीदी थी। दरअसल 1857 की क्रांति के दौरान यह महल पटना के कमिश्नर विलियम टेलर का हुआ करता था, जो उसके बाद दरभंगा महाराज के पास पहुंचा और फिर से अंग्रेजों के पास पहुंच गया। हालांकि 1912 में हुए बांकीपुर सम्मेलन के दौरान पटना को बिहार उड़ीसा की नई राजधानी घोषित कर दिया गया था, लेकिन अगले 5 साल तक, यानी 1912 से लेकर के 1917 तक, सर्दी के 2-3 महीनों को छोड़ दें तो बाकी बचे हुए 9 से 10 महीने की राजधानी का सारा काम रांची में ही होता था। इस दौरान जब पटना में राजधानी के लिए सभी जरूरी कार्यालय और कर्मचारियों का निवास का निर्माण हो रहा था, उसके ऊपर काम चल रहा था, तो वो 2-3 महीने में जब पटना राजधानी बनती थी, तो उस दौरान पटना में राजधानी का काम करने के लिए कोई इमारत या कोई अधिकारियों के लिए निवास स्थान नहीं था, बल्कि आज के समय में पटना में जो बेली रोड है उसके आसपास टेंट लगाया जाता था। पटना के जिस क्षेत्र को अलग अलग प्रशासनिक भवन बनाने के लिए चुना गया था, वो आज के चिड़ियाघर, वीरचंद्र पटेल मार्ग, गोल्फ क्लब, बेली रोड से लेकर के हार्डिंग रोड और एयरपोर्ट के आसपास का एरिया में फैला हुआ था। सरकारी कर्मचारियों के रहने के लिए आवास का निर्माण गर्दनी बाग की तरफ करवाया जा रहा था। साल 1913 के आखिरी महीने में पटना का राजभवन बनना शुरू हुआ और 3 फरवरी 1916 को उसका उद्घाटन भी कर दिया गया। इसी तरह 1 मार्च 1916 को पटना के उच्च न्यायालय की जो बिल्डिंग है उसका भी उद्घाटन हुआ और 1 अक्टूबर को पटना विश्वविद्यालय का भी उद्घाटन कर दिया गया। भारतीय भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के तहत इस क्षेत्र में, यानी कि पटना में, जमीन का अधिग्रहण किया गया था। इस अधिग्रहण के दौरान बहुत सारे विवाद भी हुए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के निजी जमीन के ऊपर ये काम हो रहा था। इनमें से कुछ विवाद आज भी जिंदा हैं। हाल ही में पटना संग्रहालय को बिहार संग्रहालय के साथ विलय करने के लिए बिहार सरकार ने जो फैसला लिया, उसके खिलाफ राहुल संकृतायन की बेटी और कई अन्य बुद्धिजीवियों ने बिहार सरकार पर पटना की विरासत के साथ छेड़छाड़ करने का आरोप लगाकर सरकार के निर्णय का विरोध किया। संकृतायन की बेटी, जिनका नाम जया संकृतायन है, उनका कहना है कि चूंकि बिहार संग्रहालय के निर्माण में राहुल संकृतायन ने बहुत बहुमूल्य किताबें दान किया था, सच्चिदानंद सिन्हा समेत पटना के आसपास के कई जमींदारों ने मुफ्त में ज़मीनें दान की थी, पैसा दिया था, इसलिए इस धरोहर के साथ बिहार सरकार को छेड़छाड़ करने का कोई अधिकार नहीं है। वर्ष 1936 तक पटना शहर बिहार और उड़ीसा की समग्र राजधानी बनी रही। 1 अप्रैल 1936 को बिहार से अलग होकर उड़ीसा अलग राज्य बना दिया गया और वर्ष 2000 में झारखंड को भी बिहार से अलग कर दिया गया। बिहार की राजधानी के रूप में पिछले 100 से अधिक वर्षों का पटना का जो सफ़र है वो बहुत ही रोचक है, जिसके अलग अलग पहलुओं पर हम आपको रूबरू कराएंगे समय के साथ आगे आने वाले दिनों में। लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़े रहना होगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, हमें प्रोत्साहित भी करना होगा, हमारी मदद भी करनी होगी आपको। न्यूज़ हंटर न्यूज़ नहीं, न्यूज़ से बढ़कर है। आपको भी हमें आगे बढ़कर मदद करनी होगी ताकि हम बिहार से संबंधित रोज़ नई जानकारी, शोध परक जानकारी आप तक पहुंचाते रहें। अब तक हमसे इस वीडियो में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद और इसके पहले भी जो वीडियो आपने देखा है उसके लिए भी धन्यवाद। मिलते हैं बपौती के अगले एपिसोड में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।